हेलो बच्चों, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। आज कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए एक मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए हम लेकर के आए हैं और इसका जो है लिंक आपको दे दिया गया है, उससे आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मॉडल पेपर में। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये नाम वहां पर आपको लिखना है, यहाँ पर आपको अनुक्रमांक लिखना है। ये पेपर 3 घंटे का है, 15 मिनट का है और पूर्णांक है 70 नंबर का। जैसा कि आपको पहले से ही पता है, ये पूर्णांक है 70 नंबर का और 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, जिससे आप पेपर को अच्छी तरह से पढ़ें और पढ़ने के बाद आप इसकी शुरुआत करें लिखने की। सामान्य निर्देश कौन कौन से हैं इसको भी आप जान लीजिएगा। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिनको हम बहुविकल्पी क्वेश्चन कहते हैं। उनका आंसर आपको OMR सीट पर देना है। अब OMR सीट में आंसर को भरते समय विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे कि जो आंसर सही हो उसी का गोला आप काला करेंगे और बहुत अच्छी तरह से इसको काला करेंगे, कहीं पर कुछ गड़बड़ ना हो। अब जो दूसरा खंड है उसमें आपको ये 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं और इनका आंसर आपको अपनी कॉपी पर लिख करके देना है, जिसको कॉपी पे हल करके आंसर देना है। अब चलिए शुरुआत करते हैं खंड आ के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया हुआ है 32 की होल पावर 1/5 है, इसका मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर 32 लिखिए और इसकी पावर लगाइए 1/5। अब 32 के फैक्टर कर लीजिए। तो 32 के फैक्टर करेंगे तो ये जाएगा, देखिए 2, ये होगा 2 और ये भी 2 और फिर ये 2 और फिर 2। इसको देखेंगे तो ये 2 2 जा 4 और ये 8 हो गया, ये 16 और 32 हो गया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और होल पावर 1/5। जैसा कि आपको पता है, यदि कोई पावर है उसकी फिर पावर लगी हुई है, घात का घात में गुणा होता है, तो ये गुणा करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 की पावर 1। अब 2 की पावर 1 जो मान होगा उसका मान आएगा 2 और यहां पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न ये है, यदि x² प्लस 3ax माइनस 2a का एक गुणनखंड x माइनस 2 हो तो a का मान कितना होगा, यह बताना है। तो यहां पर देखिए x माइनस 2 है गुणनखंड, तो आप यहां पर लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल 2। आपको x की जगह पर 2 मान लिखना है। तो देखिए यहां पर मान लिख देते हैं, x² है तो x² यहां पर लिखा हुआ, तो आप लिखेंगे 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3a और x की जगह पर कितना लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, माइनस 2a और इक्वल यहां पर लिख देंगे 0। ये हो जाएगा 0। 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4। यहां पर आएगा, देखिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6a माइनस 2a इक्वल 0। अब देखिए यहां पर 4 इधर लिख लीजिए, इधर आप पक्षांतर कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2a माइनस 6a। अब घटा दीजिएगा तो 4a इधर होगा, इधर आएगा माइनस 2a, कैंसिल हो जाएगा 2a बराबर -2
आपको आंसर मिल गया, यानी ए इक्वल -2 और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा सेकंड, ए इक्वल -2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि बहुपद x की पावर 140 और प्लस 2x की होल पावर 151 प्लस के व्यंजक x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित है तो k का मान बताइए। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये x प्लस 1 से विभाजित है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल हो जाएगा -1। अब मान डाल दीजिएगा, यहां पर x की पावर कितनी है 140, तो यहां पर आएगा -1 की पावर 140 प्लस यहां लिखेंगे 2 और x की जगह पर हो जाएगा -1 और पावर आ जाएगी इसकी 151 और प्लस के इज इक्वल टू 0। जैसा कि आपको पता है कि -1 की पावर यदि कोई सम संख्या है तो उसका मान प्लस का 1 होगा, तो ये प्लस का 1 हो गया। यहां पर ये -1 की पावर 151 है, यानी जो कि विषम संख्या है, इसलिए इसका मान हो जाएगा -1 और प्लस के इज इक्वल टू 0। ये 1 आपका हो गया प्लस का, और ये आएगा -2 1 -2 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इसमें से देखिए घटा दीजिएगा तो 1 में से -2 घटेगा तो -1 बचेगा, तो ये फिर पक्षांतर करिएगा तो k बराबर हो जाएगा 1 और ऑप्शन आपको यहां पर मिलेगा k बराबर 1। ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, k इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन अगला है 4th, 5, -5 बिंदु का भुज का मान बताइए। देखिए बिंदु दिया हुआ है 5, -5, इसमें भुज का मान बताना है। तो जैसा कि आपको पता है निर्देशांक में जो पहला अंक होता है वो भुज कहलाता है और दूसरा अंक जो कोण कहलाता है। तो भुज कितना यहां पर हो जाएगा 5 और यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट सही, यानी कि 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है 6,0 बिंदु होगा। अब 6,0 बिंदु कहां पर होगा वो आपको बताना है। जैसा कि आपको यहां से जानकारी है कि ये x अक्ष होता है और ये होता है y अक्ष, ये हो गया मूल बिंदु, निर्देशांक होते हैं 0,0। अब जब निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x अक्ष का मान लिखते हैं, फिर y अक्ष का मान लिखते हैं। इस साइड आपका मान जो दाहिने तरफ होता है वो प्लस में लिखा जाता है, मूल बिंदु से बाईं तरफ जो लिखा जाता है वो माइनस में लिखा जाता है। x अक्ष के ऊपर जो मान y में लिखा जाता है वो प्लस में होता है और जो नीचे की तरफ मान होता है वो माइनस में होता है। अब यहां पर लिखा है कौन सा x 6,0, तो x अक्ष पर मान हो गया आपका ये 6, ये वाला 0 हो गया, तो x अक्ष पर रह गया। इसका मतलब ये बिंदु कहां पर हो जाएगा x अक्ष पर, और ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निर्देशांक अक्षों के बीच का कोण कितना है। तो देखिए बीच का कोण निकालना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 180, 01, 45 और 90। ये देखिए अक्ष हो गया x और ये हो गया y, इनके बीच में कोण कितने का होता है 90 का होता है, और ऑप्शन यहां पर नंबर 4 सही होगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 है रैखिक समीकरण 3x + 2y = 6 का ग्राफ एक सरल रेखा में है जो x अक्ष को काटता है। यहां पर थोड़ा गलत लिख गया है, काटता है, तो आपको निर्देशांक बताना है। x अक्ष को काट रहा है, इसका मतलब वहां पर y बराबर कितना आएगा 0 हो जाएगा। अब y 0 हो जाएगा तो यहां पर मान क्या लिखना पड़ेगा, देखिए लिख लीजिएगा 2x की ये हो जाएगा +3 और y 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा ये 6। तो 2x = 6 कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा, x का मान निकल गया 3।
x का मान 3 और y का मान पहले से 0 है, तो 3,0 और ऑप्शन यहां पर ये सही होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है x इक्वल टू तथा y इक्वल -3 से कितने रैखिक समीकरण संतुष्ट हो सकते हैं। देखिए यहां पर ये दो मान दिए हुए हैं, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2 से कितने रैखिक समीकरण संतुष्ट हो सकते हैं। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो या दो, तीन और अनेकों। तो देखिए ये जो मान x और y के दिए हुए हैं इनसे अनेकों रैखिक समीकरण संतुष्ट हो सकते हैं। आप आंसर लगाएंगे फोर्थ नंबर। अगला नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 9, x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण जैसा कि अभी बताया था y इक्वल टू 0 होता है। यदि x अक्ष का समीकरण लिखेंगे तो y इक्वल टू 0 जो होगा और y अक्ष का समीकरण लिखा जाएगा तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x अक्ष का समीकरण होगा y इक्वल 0, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है समीकरणों y इक्वल -1 तथा y इक्वल 3 के आलेखों के बीच की दूरी बताइए। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। देखिए हमने यहां पर निर्देशांक ये अक्ष बनाया है, ये हो गया x और ये हो गया y। अब यहां पर लिखा है y इक्वल -3, इसका मतलब ये -1 है, तो -1 ये बिंदु कहीं पर इधर आएगा और ये कोई ऐसे आपने लाइन खींच दी और यहां हो गया ये y इक्वल -1। दूसरा है y इक्वल 3, तो 3 कहां चला जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। यहां पर ये एक लाइन आपने खींच ली, ये हो जाएगा y इक्वल 3। अब इन दोनों के बीच की दूरी लिखनी है, तो देखिए 3 ऊपर है और ये 1 माइनस का नीचे है। यदि इन दोनों के बीच की दूरी देखें तो 3 प्लस ये 1 माइनस है तो जरूर, लेकिन यहां पर ये दूरी निकालने के लिए इनको हम जोड़ देंगे और आंसर आपका मिल जाएगा 4। 3 और 1 मिलकर कितना आएगा 4 और ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऐसे कहें कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक बिंदु से ऑप्शन दिया हुआ केवल एक, केवल दो, केवल यहां पर एक होना चाहिए, केवल एक हो गया, केवल दो, अनेकों और केवल 5। देखिए यहां पर एक बिंदु से, जैसे एक बिंदु है तो बहुत सी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ऐसे देखिए अनेकों रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है समांतर रेखाओं के बारे में सही है, यानी क्या चीज समांतर रेखाओं के विषय में सही है वो आपको ध्यान रखना है। जैसा कि आपको पता है समांतर रेखाएं, जैसे ये हमने दो समांतर रेखाएं खींच दी हैं, यहां पर जैसे देख पा रहे हैं कि दोनों समांतर रेखाएं वही होती हैं जिनके बीच की दूरी सब जगह बराबर होती है। तो पहला ऑप्शन मिल गया, इनके बीच की दूरी तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए समांतर रेखाओं के बीच के बारे में सही है, क्या सही है वो आपको बताना है। जैसा कि आपको पता है, जैसे हम ये लाइन एक खींच दी है एक और एक लाइन एक खींच दी है, ये दोनों लाइनें समांतर कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी सब जगह बराबर है। तो यहां पर जो ऑप्शन पहला लिखा हुआ है इनके बीच की दूरी समान होती है, इनके बीच की दूरी समान नहीं होती है, तो ये पहला ही ऑप्शन सही है, इनके बीच की दूरी समान होती है। क्वेश्चन अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, कोटि पूरक कोण होंगे। तो कोटि पूरक कोण वे होते हैं जिन कोणों का योग 90 अंश यानी 90 डिग्री होता है। तो देखिए ये पहले ऑप्शन को चेक करें, तो पहला ऑप्शन ही यहां पर आ रहा है 60 + 30 मिलकर 90 हो रहा, तो ये आपका ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब यहां पर जो क्वेश्चन ये 14 दिया हुआ है, ये थोड़ा सा आपने क्वेश्चन को चेंज किया है, लिखा हुआ है 45 और 100 और 55 कोणों से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या बताइए।
तो एक बात ध्यान रखना, ये ऐसा ना देखिए कि आपको 3 कोण दिए हुए हैं और उससे कोई त्रिभुज बनेगा। तो पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि इन त्रिभुज के कोणों का योग कितना है। तो यहां पर देखिए आप ये 45 और 100 और 55 को जो जोड़ेंगे तो ये आपका 200 निकलेगा। देखिए जैसे 5 और 5 मिलके हो गया 0 और 5 और 4 मिलके 9 और ये आपका हो जाएगा 1 8 10 हो गया। तो ये 100 ये हो गया और 100 और दिया 200 निकल गया। अब जरा समझिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, इसलिए यहां पर जोड़ आ कितना रहा है 200 आ रहा है। अतः इससे ना एक त्रिभुज बनेगा, ना 2 बनेंगे, ना 3 या 4, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें कोई भी त्रिभुज बनना संभव नहीं है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं किया आपको यहां पर एंगल 3 दिख गए कि 45 और 100 और 55, तो आप तुरंत ऑप्शन में 1 लगा जाएं और ऑप्शन ये 1 सही कर दें। तो ये ध्यान विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 है तभी उससे त्रिभुज बनेगा, अन्यथा कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। और त्रिभुज बनेगा कितना, तो त्रिभुज केवल एक बनेगा। तो ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा ये 4th नंबर। इसी से हमने मिलता जुलता क्वेश्चन और लिखा है यहां पे कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर कि 3 भुजाओं से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो जैसा कि आप ज्यादातर देखते हैं कि जैसे आपने 3 साइड देख ली कि कहा ये 3 भुजाएं हैं, इससे त्रिभुज तो बन जाएगा। तो एक बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा को पहले अलग कर लीजिएगा। तो यहां पर हमने सबसे बड़ी भुजा को अलग किया, ये 7 को अलग कर लिया। इन दोनों भुजाओं को आप जोड़ दीजिएगा तो एक भुजा है 2, दूसरी है 3। इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना मिल रहा, 5 मिल रहा। अब इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिल रहा, 5। और ये जो बड़ी भुजा जिसको अलग किया था उसका मान कितना आ रहा, 7 आ रहा। जरा मैच करिएगा, ये वाला मान 7 हो गया, ये वाला मान 5 आ रहा। तो ध्यान रखना है, यदि त्रिभुज की बड़ी भुजा को अलग कर दिया जाए और उसके बाद जो 2 भुजाएं बचती हैं उनको जोड़ें, उनका ये जोड़ बड़ी भुजा से कम है तो वहां पर त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो इसमें देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि यहां पर 3 भुजाएं दे रखी हो तुरंत ऑप्शन नंबर 1 टिक कर जाए तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है कि त्रिभुज की बड़ी भुजा को छोड़ करके 2 भुजाओं के हम जोड़ते हैं, उनका जोड़ यदि बड़ी भुजा से कम है तो त्रिभुज का बनना संभव नहीं है। तो यहां पर हम ऑप्शन नंबर लगाएंगे 4th, इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई त्रिभुज इसमें नहीं बनेगा। यह बात आप ध्यान रखिएगा। अगला नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 है, चतुर्भुज के 3 कोणों की माप है दे रखी है, तो आपको चौथे कोण का मान बताना है। तो देखिए पहला कोण दिया है 110, दूसरा है 60, तीसरा है 100, तो चौथा कोण कितना होगा, इनको आप जोड़ लीजिएगा तीनों को। तो तीनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका 100 और 100 मिलकर हो गया 200 और 70 यानी 270 तीनों कोणों का योग हो गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है 360। आप 360 में से आप इसको माइनस कर दीजिएगा तो 90 डिग्री मिलेगा। तो चौथे कोण का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा और ऑप्शन सही होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है तो लघु वृत्त खंड की परिधि पर बना कोण कितना होगा वो बताना है। देखिए जैसे यहां पर ये वृत्त है, ये जीवा हो गई और ये सेंटर हो गया। यहां पर ये कोण इन्होंने बता दिया है कि किसी जीवा के द्वारा केंद्र पर कितने अंश का कोण बनना है, 60 अंश का कोण बनना। तो आपने यहां पर कोण बना दिया 60 अंश का। अब ये लघु वृत्त खंड, तो ये जीवा जो है ए बी, इस वृत्त को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। हाँ, ये वृत्त जीवा जो है इस वृत्त को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। कौन कौन सा 2 भाग, एक देखिए ये ऊपर का भाग हो गया, एक ही हो गया। लघु वृत्त खंड तो ये वाला हिस्सा हुआ लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड के बीच में जो कोण बन रहा है उसको देखिए, तो ये हमने ऐसे कोण बना लिया,
लघु वृत्तखंड के बीच में कोण, इस कोण का मान आपको बताना है कितने अंश होगा। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहां पर ऐसे देखते हैं इधर से, तो ये जो बड़ा वाला चाप है वह केंद्र पर कोण बनाएगा 300 का। क्यों? क्योंकि एक बिंदु पर कोण अधिकतम बनता है 360 का। तो 300 का कोण ये बन गया। अब इसका जो आधा कोण बनेगा यहां पर, क्यों? क्योंकि आपको प्रमेय में बताया गया है किसी वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर जो बना कोण होता है उसका आधा कोण उसी वृत्तखंड द्वारा परिधि पर बनता है। तो ये कोण होगा 300, इसका आधा हो जाएगा 150 और ऑप्शन यहां पर सही होगा ये फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक आयत की संलग्न भुजाएं 15 और 12 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा वह निकालना है। तो जैसा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, इसको हम क्या मानेंगे? लंबाई मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? चौड़ाई मानेंगे। तो ये बी हो गया, ये एल हो गया, ये बी हो गया। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 15 यानी और ये होगा 12। 12 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 15 2 जा 30 होता है तो वहां पर 0 लिखेंगे, 3 आ जाएगा और 15 1 जा 15 और 3 होगा 80, यानी 180 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। और यहां जो ऑप्शन सही होगा वह सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 180 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है वो फार्मूला आपको बताना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला आपने पढ़ा है 6a²। तो यहां पर देखिए थर्ड ऑप्शन में लिखा है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर, इस पार्ट का लास्ट नंबर है 20 नंबर क्वेश्चन है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन बताइए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है S बराबर 4πr स्क्वायर। तो यहां हम लिख देते हैं 4πr स्क्वायर और इसको लिख दें कितना 144 पाई। अब पाई से पाई तो कट गया, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 होता है, 2 हो गया, 4 6 जा 24 हो गया, तो 36 आ गया। आर का मान निकल गया 6 मीटर। अब आर मान पता चल गया, आयतन निकालना है। गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमने 4/3 लिखा, पाई की जगह पे पाई लिखा और आर का मान अभी त्रिज्या के रूप में निकाल लिया 6, तो ये हो गया 6। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 36 हो जाएगा और यहां पर ये हो जाएगा आपका 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर देखिए 6 8 जा 48, यानी 8 लास्ट में लाना है, यानी आपको और कोई ऑप्शन 8 लास्ट में मिल ही नहीं रहा, तो यह आ जाएगा 288 पाई। और यहां पर आप लिखना चाहें तो ये घन सेंटीमीटर भी लिखेंगे, क्योंकि जो आयतन की यूनिट होती है वो घन इकाई होती है। अब चलते हैं खंड बा में, जिनका आंसर आपको जो है कॉपी पर लिख करके देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसमें पहले प्रश्न से। अभी तक जो क्वेश्चन थे वो सब 1 नंबर के क्वेश्चन थे, नहीं 1 नंबर क्वेश्चन मिल रहा था, उसमें से सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत है तो 0 नंबर मिलेगा। इसमें जो क्वेश्चन है वो पहला प्रश्न है, इसमें 2 नंबर का, यानी कि आपको 2 अंक मिलने वाले हैं। अब इसमें पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये लिखा है 6x² + 5x - 6 के गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड कैसे करेंगे, ये देखिए त्रिपद का सवाल है। त्रिपद में कैसे, x की पावर 2 है, फिर 1 है, फिर x की पावर 0 हो गई, यानी यहां पर लिखना चाहते हो 0x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो
तो यहां सबसे पहले आपको 6 और 6 का मल्टीप्लाई करना है। कितना हो गया? 36। अब 36 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका यहां पर माइनस निशान लगा हुआ है, तो जिनका अंतर आपको 5 के बराबर लाना है। तो यहां पर आप गुणा कर लीजिएगा, ये फैक्टर हो गए 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 हो गया, ये आएगा 36, और 9 में से 4 को आप घटा देते हैं तो 5 मिल जाता है और आपका यहां पर आंसर ये मिल जाएगा। अब करेंगे कैसे, देखिए 6x स्क्वायर, अब यहां पर 5x को हम इस रूप में तोड़ेंगे, प्लस 9x माइनस 4x और माइनस 6। इसमें आप कॉमन ले लीजिए, देखिए गिनती जो होती है वो बड़ी से बड़ी कॉमन ली जाती है और घात छोटी छोटी कॉमन ली जाती है। तो यहां पर 6 और 9 में जो गिनती मिल रही है वो कॉमन है 3, यानी कि वो नंबर सबसे बड़ा है। तो यहां 3 ले लिया कॉमन, और यहां पर जो घात x की है, यहां 2 है, यहां पर 1 है, तो आप 1 कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन हो गया, तो 2x ये हुआ और प्लस 3। इसमें देखिए दोनों माइनस है। एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो ब्रैकेट के अंदर आया है इतना ही तुमको दूसरे ब्रैकेट में लाना है। तो यहां पर देखिए दोनों पद जो हैं वो किसमें है? प्लस में है, तो आपको यहां दोनों माइनस के हैं, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लेना है। अब यहां पर 4 और 6 में जो कॉमन देखेंगे तो 2 मिलेगा, तो आपको यहां पर 2 लिख देना है, और 2x माइनस 3, ये माइनस देखिए यहां पर मान कॉमन लिया तो प्लस का हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट के अंदर कॉमन मिल गया है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 ये कॉमन हो गया दोनों में, तो पहले पद से मिल गया 3x और बचा ये माइनस का 2। तो ये गुणनखंड हो गए 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2, ये इसके गुणनखंड पता चल गया आपको। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका सेकंड पार्ट खंड खा, इसमें देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 पार्ट में है, आपको केवल चतुर्थांश बताना है कि चतुर्थांश में कौन सा निर्देशांक पड़ेगा। तो हम जैसे एक बार में सब समझा देते हैं। यहां पर क्या है, ये देखिए ये चतुर्थांश होता है आपका, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। चतुर्थांश ये हो गया फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चतुर्थांश 4 हो गए। अब इसमें देखिए इस फर्स्ट में तो दोनों प्लस होते हैं, दोनों निर्देशांक जो होंगे वो प्लस होंगे। इसमें ये जो x वाला माइनस होगा, y वाला प्लस हो जाएगा। इसमें जो होगा वो दोनों माइनस के आएंगे, यानी आपको ये दोनों माइनस के लिखने हैं, और यहां पर पहला वाला यानी x का प्लस हो जाएगा और दूसरा वाला ये माइनस का हो जाएगा। तो ये चतुर्थांश आपको यहां से पता चल गया। अब इसी के अकॉर्डिंग आप यहां पर देख लीजिए कौन सा के चतुर्थांश में जाएगा। ये देखिए पहला वाला प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस किसमें चला गया? फोर्थ में, तो आपको यहां पर लिख देना है ये फोर्थ में पड़ेगा। फिर 3 और 6 लिखा है, तो 3 और 6 दोनों प्लस हैं, तो दोनों प्लस होने का मतलब हो गया ये आपका जाएगा फर्स्ट में। फिर -1 और -2 ये इसमें दोनों नेगेटिव हैं, जब दोनों नेगेटिव हैं तो ये बनेगा आपका थर्ड में, और यहां पर ये ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, इसमें लिख देते हैं। अब है -5 और -4, -5 और प्लस का 4 है, तो ये चला जाएगा आपका सेकंड में। तो इस तरह से ये आपको चारों जो बिंदु हैं इनको बता दिया गया कि किस किस चतुर्थांश में कौन कौन सा बिंदु पड़ेगा। अब अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दो दिए हुए बिंदु P और Q से जाने वाले कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे हम दो बिंदु यहां ले लेते हैं, एक बिंदु हो गया P और दूसरा हो गया Q। पहले देखिए हमने रेखाखंड खींच दिया है, तो यहां पर आप देखते हैं कि ऐसा कोई अब रेखाखंड नहीं खींच सकते हैं जो इनसे होके जाए, बस इस एक ही रेखाखंड खींच सकते हैं, कोई और दूसरा रेखाखंड नहीं खींच सकते हैं। तो आपको यहां पर आंसर में केवल लिख देना है केवल एक ही रेखाखंड खींचा जा सकता है, एक ही रेखाखंड
खींचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें घाखंड में यह दिया है, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई बताओ यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा केंद्र से दूरी है 4 सेंटीमीटर। देखिए यहां पर यह बनाया मैंने वृत्त, और वृत्त की ये बना ली जीवा जिसकी लंबाई निकालनी है ए और बी। ये है केंद्र ये हो गया, ये केंद्र है। तो वृत्त की त्रिज्या देखो, यहां से ये वाली दूरी इन्होंने दी है 5 सेंटीमीटर, ये 5 हो गई। दूरी है यहां पर ये 4 सेंटीमीटर, तो ये 5 है, ये 4। जैसा कि आपको मालूम है, यदि जीवा पर केंद्र से हम लंब डालेंगे तो वह लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। यहां पर हमने कोई बिंदु डी लिख दिया है। तो बीडी का मान निकालें तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। तो बीडी स्क्वायर का मान आप निकालेंगे तो निकल जाएगा आपका 9, और जब इसको हल करेंगे तो यहां पर बीडी की वैल्यू निकल जाएगी 3। लेकिन बीडी की वैल्यू नहीं पूछी गई है, यहां पर तो जीवा की लंबाई पूछी गई है। जीवा की लंबाई कितनी होगी, तो ध्यान दीजिएगा, जब ये 3 सेंटीमीटर निकलेगा, इसका आप डबल करिएगा तो ए बी की लंबाई मालूम होगी। तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 इंटू बी डी, और बी डी का मान तो आपने निकाल लिया 3 सेंटीमीटर, ये आंसर मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ये लंबाई निकल जाएगी जीवा की 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप बताओ यदि उसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसी वीडियो में आपको एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन मिला था जिसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल शायद कुछ ऐसा आया था। तो यहां पर हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं a²√3/4। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। a बराबर, a का मान कितना है, भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो यहां पर आप 8 लिख दीजिएगा, 8। इसको 2 बार लिखना है, तो 2 बार लिख दिया। √3 हो गया अपान 4, डिवाइड कर दिया यहां पर 2 से, तो आंसर आपका मिल जाएगा 16√3, और सेंटीमीटर में मान लिखा है तो आपका आ जाएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो आंसर क्या मिल गया, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब निकालना है परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए जैसा कि मालूम है कि परिमाप क्या होता है, बाहर बाहर की माप लिखेंगे, तीनों भुजाओं की माप यदि जोड़ेंगे, तो तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो परिमाप हो जाएगा 8 + 8 + 8 यानी कि 24 सेंटीमीटर इसका परिमाप निकल जाएगा। इस खंड क्वेश्चन का लास्ट जो खंड है, क्या ये दिया गया है कोण ACB। देखिए यहां पर ACB और ADB इसका मान बताना है, यानी यहां पर इस कोण का मान बताना है और इस कोण का मान बताना है। जबकि यहां पर जो कोण दिया हुआ है यहां थोड़ा गलत लिख गया है, ये कोण 60 दिया हुआ है, आपसे कोण ACB पूछा गया है और ADB पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। यदि आप यहां पर देखेंगे, यदि कोई जीवा ऐसे मिला ले थोड़ी देर के लिए, ये जीवा मिला ली AB हमने, तो इस AB जीवा के द्वारा केंद्र पर कोण कितने अंश का बनना है, 60 अंश का बनना है। तो इसका जो आधा कोण कहां बन जाएगा, परिध पर बनेगा। तो ये देखिए परिध पर कोण बन गया 30 अंश। तो यहां लिख देते हैं कोण ACB बराबर, ये 30 अंश कहां से आ गया, आपको मालूम हो गया कि केंद्र पर जो कोण बना उसका आधा कोण लिखा गया, तो ये हो गया 30 डिग्री। अब देखिए जैसा कि यहां पर आप देखते हैं ADBC, ये वृत्त की परिधि पर हैं और चारों बिंदु एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का मान 180 अंश होता है। तो यहां पर देखिए C के सामने कौन सा कोण दिख रहा है, D दिख रहा।
तो क्या करेंगे आप 180 में से सामने वाला कोण घटाएंगे 30, तो 180 में से आप 30 घटा देंगे तो जो मान निकलेगा वो 150 निकलेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा कोण ADB बराबर जो है 150 अंश। दूसरा भी तरीका लगा सकते हैं, आप ऐसे इसको देख लीजिएगा, ये कोण हो जाएगा ये 300, क्योंकि एक बिंदु पर मैक्सिमम कोण 360 का बनता है, तो आप 60 निकाल दीजिए तो 300 बचेगा, इसका आधा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 150। तो दोनों तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में, जिसका जो अंक निर्धारित है, प्रत्येक प्रश्न का अंक जो है वो 4 नंबर का है। अब इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिए क्या है, 8/5 और 9/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। पहले देखिए आप यहां पर 5 है तो 5 में 1 अपनी तरफ से ऐड करिए, जितनी आपको संख्याएं लिखनी हो उसमें आप 1 ऐड कर लीजिए। 1 ऐड करने के बाद कितना मिल गया, 6 ये आएगा। अब ये 6 से आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा, 8/5 इंटू 6 से कॉमा लगा दीजिए, 9/5 इंटू 6 अब ये कितना हो जाएगा 48/30 कॉमा ये हो जाएगा आपका 54/30। अब यहां पर क्या है, 5 नंबर आपको सिर्फ बताने हैं, तो यहां पर देखिए ये 30 नीचे ही लिखा रहने दीजिए। आप यहां पर क्या करिएगा, 30 लिखा रहने दीजिए नीचे। अब 48 से स्टार्ट करिए, यानी 49/30 एक नंबर हो गया। अगला बढ़ाइए, ये हो जाएगा 50/30 दूसरा नंबर हो गया, 51/30 ये हो गया तीसरा नंबर, 52/30। इस तरह से इसमें हम नंबर लिख देंगे, आराम से आपको आंसर पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, यानी √2 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो पहले देखिए √2 ध्यान आएगा कैसे, यदि हम इसको ऐसे लिख दें 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और इसका रूट ले लें तो ये हो जाएगा √2। अब ये दिमाग में आपको रखना है कि ये चीज आई √2 कहां से आया है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया √2। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, यहां पर एक लाइन हम खींचेंगे, एक लाइन यहां पर ऐसे खींच ली। खींचने के बाद यहां पर आप कोई बिंदु सेलेक्ट कर लीजिए, यहां पर सपोज करिए हमने ए बिंदु मान लिया कोई। अब क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर दूरी आप आगे चले जाएंगे, यहां पर 1 सेंटीमीटर दूरी यहां तक नाप लेंगे, इसको बिंदु हम सी मान लें। अब इस सी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब 90 डिग्री का कोण आप पटरी प्रकार से भी बना सकते हैं और ऐसे सिंपल भी बना सकते हो, तो आपने 90 डिग्री का कोण बना दिया है। अब इसमें से 1 सेंटीमीटर दूरी आप कट करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर दूरी कट करेंगे तो आप प्रकार से भी यहाँ पे एक दूरी से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दूरी कट कर ली, ये बिंदु हमारा हो गया डी। अब क्या करेंगे, इससे ए को डी को हमने ऐसे मिला दिया है। मिलाने के बाद इतनी दूरी को आप प्रकार में भर करके ऐसे एक चाप लगाएंगे, ये चाप, जहां पर ये चाप काट दें उसको बिंदु हम लिख सकते हैं बी, और ये जो बी बिंदु होगा √2 को प्रदर्शित करेगा। तो ये बात शायद समझ में आ गई है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका गा खंड जो है 4x⁴ इंटू x⁻⁻7 अपान x⁻6 को सरल करना है। अब सरल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पर क्या है, देखिए हम x⁻4 को तो ऊपर लिख ही लेते हैं और x⁻⁻7 को भी लिख लेते हैं, लेकिन x⁻6 से नीचे है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन बदल देंगे, तो ये हो जाएगा पावर का साइन -6 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका x⁻4, ये हम दोनों को जोड़ दीजिएगा, 7 और 6 मिलकर 13 हो जाएगा। 13 में से आप क्या करिएगा, 9 को हटा दीजिएगा, तो ये आपका 13 यहां हो गया, ये 13 हो गया, इसमें से आप 4 को लेस करेंगे तो ये 9 बनेगा, और आपका जो आंसर हो जाएगा x⁻⁻
-9। ये शायद आपको पता चलेगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा, यहां पर x की पावर -6 ऊपर हो जाएगा, इन दोनों को आपस में हम ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर इसकी पावर 13 हो जाएगी माइनस की, और ये पावर प्लस की है। अब 13 में से 4 घटाएंगे तो -9 आएगा, और आपका आंसर होगा x की पावर -9। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी घनाभ की विमाएं 1:2:3 के है तो, और उनका संपूर्ण पृष्ठ 88 मीटर स्क्वायर है, तो इनकी विमाएं तथा आयतन बताइए। देखिए, ये जो घनाभ की डायमेंशन जो दी हैं वो रेशियो में दे रखी हैं, तो आप यहां पर कैसा कर सकते हैं, इसको हम पहले वाले को L मान लें और L को हम केवल x कह दें, क्योंकि 1x लिखने के कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और दूसरा यहां पर b जो हो जाएगा वो होगा 2x, और जो h हो जाएगा वो होगा 3x। ध्यान दीजिए फिर से, ये हो जाएगा L 1x हो जाएगा, b हो जाएगा 2x, और h हो जाएगा 3x। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है, उसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये फार्मूला होता है। 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अब यहां पर क्या करना है, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो 88 एंड 88 हमने यहां पर नोट कर लिया है। ये हो गया, 2 लिखे, L की जगह पर कितना लिखेगा x, और B की जगह पर लिखेगा 2x, प्लस B की जगह पर लिखेगा 2x, और H की जगह पर लिखिए 3x, प्लस ये हो जाएगा 3x, और ये होगा x। अब यदि इसको 2 से यहां पर डिवाइड कर दें तो यहां पर 44 तो ये मिल गया पहले, यानी यहां आपने 44 तो लिख लिया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारे पास बनेगा कितना, 2x स्क्वायर, ये हो गया, प्लस होगा 6x स्क्वायर, और प्लस होगा 3x स्क्वायर। ये x और 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x और 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, और 3x और x का गुणा करेंगे मल्टीप्लाई होगा तो होगा 3x स्क्वायर। यहां पर लिख देंगे ये 44 इक्वल, तो ये होगा 2 और 6 मिलके कितना हो जाएगा 8, और 8 और 3 मिलके आ जाएगा 11। ध्यान दीजिए फिर से, 2 और 6 मिलके हो गया 8, 8 और 3 मिलके हो गया 11, तो यहां हो गया 11x स्क्वायर। इसको कैंसिल आउट करिएगा तो ये निकल गया आपका 4, और x का रूट जब निकालेंगे ले लेंगे तो हो जाएगा ये x बराबर 2। यानी आपको x की वैल्यू कितनी मालूम हो गई, 2, x की वैल्यू 2 मालूम हो गई। अब जब x की वैल्यू 2 मालूम हुई तो यहां पर हम इन तीनों साइडों को निकाल सकते हैं। आपने x की इक्वल मान लिया, x मान पता कर लिया, कितना है 2 आ गया। अब लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2, चौड़ाई हो जाएगी ये होगा 4, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6। लंबाई हो लिखी थी आपने x तो हो गया 2, चौड़ाई लिखी थी 2x तो हो जाएगा 4, ऊंचाई लिखी थी 3x तो हो जाएगा 6। तो यहां पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको पता चल गई। अब निकालना था इसका विमाएं निकालनी तो एक आंसर तो यहां से मिल गया। अब आयतन निकालना है, आयतन निकालने के लिए फार्मूला आपको बता दिया गया है, L इंटू बी इंटू एच। L की जगह पर आप लिखेंगे 2, इसकी जगह पर लिखेंगे 4, B की जगह पर, H की जगह पर लिखेंगे 6। तो ये 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 का 6 करेंगे मल्टीप्लाई तो 48 हो जाएगा, और लिखेंगे घन मीटर। ये आंसर हो जाएगा 48 घन मीटर। इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शंख की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई में अनुपात 4:7 है। यदि वक्र पृष्ठ 792 वर्ग सेंटीमीटर है तो शंख की त्रिज्या बताइए। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, शंख की त्रिज्या को आप लिख देंगे, शंख की त्रिज्या को r लिखेंगे, और तिर्यक ऊंचाई को l लिखेंगे। तो r की जगह पे आप 4x लिख जाएंगे, और l की जगह पर 7x लिख जाएंगे।
क्योंकि रेशियो दिया था तो आर की जगह पे आप 4x लिखेंगे और एल की जगह पे 7x लिखेंगे। यहां पर वक्रपृष्ठ लिखा है तो शंकु के वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल। वक्रपृष्ठ का मान ये लिख देंगे 792 और ये लिखेंगे पाई और आर की जगह पर लिखेंगे 4x और इंटू 7x। अब क्या करेंगे, इसमें पाई का भी मान आप जो है 22/7 डाल देंगे और हल कर लेंगे, इससे आपका x का मान निकल जाएगा। जब x का मान पता चल जाए तो शंकु की त्रिज्या निकालने के लिए x का मान आप यहां पर डाल देंगे और आपका आंसर जो है सेंटीमीटर में निकल जाएगा। केवल कैलकुलेशन करना है। यहां पर आप पाई की जगह पे जो है 22/7 लिख सकते हैं। अब ये आप कैंसिल आउट करिएगा जितना भी हो जाए और आगे ये देखिए यहां पर 7 से ये 7 भी कट जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अब इसको भाग करके आप आंसर पता कर लीजिएगा, x का मान निकलेगा और r का मान यहां से आप मालूम कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 6, 10, 20, x 25 का समांतर माध्य, थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसको देखिएगा, समांतर माध्य 12 है तो x का मान बताइए। जैसा कि आपको पता है समांतर माध्य बराबर होता है पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहां पर क्या करिए, इनको आप पहले समांतर माध्य 12 दिया हुआ है। दूसरा भी देखिए छोटा सा सवाल है, ऐसे भी लगा सकते थे, यहां पर 12 ये लिख देंगे। अब यहां पर क्या होगा 4 + 6 + 10 + 20 + x + 25। जरा फिर से मिला लीजिएगा 4 + 6 + 10 + 20 + x और +25। अब पदों की संख्या है कितनी, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 यहां पर लिख लीजिएगा। अब ऐसे इसको मल्टीप्लाई करिएगा, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा 72, ये हो गया 72। अब इसमें क्या करिएगा 4 और 6 मिलकर जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा, 20 और 20 20 यहां पर ये हो जाएगा आपका 10 20 और 20 40 हो गया, 40 और 65 ही आ जाएगा, 65 और प्लस x होगा। अब पक्षांतर करिएगा तो x बराबर हो जाएगा 72 - 65 और x की वैल्यू निकल जाएगी 7। ये आंसर आपको मालूम हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं और प्रश्न नंबर जो 3 है इसमें आपको 2 खंड दिए हुए का और खा। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसमें आपको एक ही केवल खंड करना है। यहां पर देखो लिखा हुआ केवल एक खंड हल करो, तो एक खंड हल करना है। तो ये आपको यहां पर का और खा 2 खंड दिए हुए हैं, लेकिन बीच में यहां अथवा भी लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। तो इसमें से आपको का और खा में से केवल एक खंड हल करना है। इसको आपको पहला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है 2y³ + y² - 2i + 1 का गुणनखंड कीजिए। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर कि ये शेषफल प्रमेय का सवाल है। पहले आप यहां पर ऐसा करेंगे कि y का मान 1 रखेंगे और चेक करेंगे कि ये y का मान 1 रखने पर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनकेस 0 आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर -1 करके इसको लिखेंगे, 0 देखेंगे। तो 1 रखे, जरा देखिए कितना आएगा। यहां पर लिखा 2 और y³ है 1³ तो ये 1 आ जाएगा, प्लस ये होगा 1 -2 और -1। तो यहां पर देखिए 2 और +1 और -2 -1। जैसा यहां पर देख पा रहे हैं ये वाला आपका 3 हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। 3 कैंसिल आउट होकर कितना होगा 0 हो गया। अरे तो बहुत अच्छा, पहली बार में ही आपको पता चल गया कि y का मान 1 रखने पर ये 0 आ रहा है। अब इसको आगे कैसे लगाएंगे वो मैं बता रहा हूं। तो यहां पर देखा जैसे कहा कि y का मान 1 रखने पर ये व्यंजक का जो मान है वो 0 आ जा रहा है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर x-1 और x-1 और x नहीं सॉरी यहां पर x नहीं बल्कि y है, तो आपको y लिख देना है y-1, क्योंकि x बराबर 1 रखने पर आ रहा 0,
तो आपको लिखना पड़ेगा y माइनस वन, पक्षांतर करके आप लिखेंगे y माइनस वन, थोड़ा स्पेस दे देंगे y माइनस वन और y माइनस वन, ये 3 बार लिख देंगे। अब यहां से हमारा काम शुरू होता है। कैसे देखें, लाना है यहां पर आपको 2y की पावर 3, आपके पास है यहां पर कितना, सिर्फ y है, तो यहां पर यदि 2 लिख दें और y स्क्वायर लिख दें, तो यदि ऊपर इसको गुणा कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 2y की पावर 3। देखिए ये चीज मिल गई। अगला यहां पर देखिएगा, जब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर, ये 2y स्क्वायर हो गया। अब यहां लाना कितना था तुमको, हमारे पास है क्वेश्चन में कितना, y स्क्वायर है और आ गया कितना माइनस 2y स्क्वायर, इनकी माइनस का आ गया, आपको प्लस का लाना है। तो यदि यहां पर हम लिख दें प्लस 2 प्लस का y, यहां पर लिख देते हैं हाँ, यहां पर देखिए, ये यहां पर हम 3y स्क्वायर लिख देता हूं, 3y प्लस का लिख दिया, तो ये हो जाएगा प्लस 3y स्क्वायर। अब जरा देखिएगा 2y स्क्वायर माइनस का था, प्लस का 3y स्क्वायर है, जब घटाइएगा तो आपका y स्क्वायर मिल गया, नहीं आपका ये चीज मिल गई, ये जो लिखा वो सही हो गया, माइनस 3y हो गया। अब लाना कितना है तुमको, यहां पर लाना 2y और आपके पास है कितना माइनस का 3y है, तो क्या करेंगे यहां पर यदि हम प्लस का 1 लिख दें तो ये हो जाएगा प्लस का y और माइनस का 1। अब यदि इसको ऊपर जो हमने लिखा है वो इस क्वेश्चन से मैच कर गया तो समझ लीजिए आपका जो नीचे लिखा हुआ सवाल ये सही हो गया। अब 2y की पावर 3, 2y की पावर 3 हो गया, यहां पर लाना था y स्क्वायर, तो यहां पर है 3y स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर है, घटा दीजिएगा तो y स्क्वायर बचेगा और y स्क्वायर ही तो लाना था, ये हो गया। 3y स्क्वायर है और प्लस का y है, तो 3y माइनस का और प्लस का y घटा देंगे तो आपका 2 मिलेगा और माइनस का 2y ही तो लाना था। और यहां पर देखिए ये है माइनस का 1, तो माइनस का 1 लाना था तो माइनस का 1 हो गया। तो इस तरह से आपने यहां पर लिख लिया। अब देखिए यहां पर पद हो गए 3, एक ये पद, एक पद ये और एक पद ये हो गया। इन तीनों पदों में से y कॉमन लेते हैं तो y माइनस 1 हो गया कॉमन। अगला जो बचा पहले पद से हो गया 2y स्क्वायर प्लस 3y और प्लस 1 हो गया। अब इतना तो हो गया। अब यहां पर देखिए ये फिर त्रिपद बन गया, और त्रिपद बनाने के क्या है देखिए कैसे जानेंगे, यहां पर y स्क्वायर है फिर 3y प्लस 1 है, तो क्या करेंगे यहां पर यदि हम 2 का इससे मल्टीप्लाई कर लें 1 से तो 2 हो जाएगा। अब इसको 1 बार कहें तो 2 हो गया। अब 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो आगे इसके फैक्टर फिर कर लेंगे, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y और प्लस 1, इसमें कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 2y कॉमन हो गया, तो y प्लस 1, इसमें कॉमन लिया प्लस का 1 तो y प्लस 1, तो ये वाला फैक्टर इधर हो गया। अब टोटल क्या करना है, y प्लस 1 हमने यहां लिख दिया है और 2y प्लस 1 यहां लिख दिया। अब जो फैक्टर हो गए टोटल कितने, ये आपका आंसर जो मिला ये हम यहां लिख देते हैं y माइनस 1, ये यहां से आ गया और इसका जो फैक्टर था वो यहां आया y प्लस 1 और 2y प्लस 1, ये इसके गुणनखंड हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका जो अथवा दिया हुआ है, अथवा यह है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, उसकी असमान भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा वो निकालना है। तो परिमाप देखिए यहां पर कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर में से यदि हम आप 6 घटा देते हैं, 30 में से 6 घटा दिया तो हमारे पास ये मिला 24। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको आप 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आपका भुजा कितनी मान होगी 12,
तो इसकी दोनों साइड मालूम हो गई, तो ये 12 हो गया और ये हो गया आपका 6। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की मालूम हो गई। अब समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो गई हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल तुमको निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे आप त्रिभुज बना लीजिएगा और यहां से इस पे आप लंब डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये बराबर भुजाएं कौन सी हो जाएंगी, ये 12 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी, ये हम भुजा लिख लेते हैं यहां पर 6 लिख देते हैं 6। अब जब लंब डालेंगे तो इसको जो है बराबर भागों में डिवाइड करेगा, तो ये दूरी हो जाएगी 3 और ये वाली दूरी भी हो जाएगी कितनी 3। अब ये 3 आपको पता चल गया। अब यहां पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा, यहां पर 12 है, ये 3 है और इसकी हाइट को आप पता कर लीजिएगा कितनी हाइट है। यहां पर हमने सी लिख दिया, यहां पर डी लिख दिया है, यानी सी डी का मान आप पता करेंगे किस नियम से, सी डी का मान पता करके नहीं करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे निकालेंगे, 12 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और इक्वल आएगा सी डी स्क्वायर। तो सी डी की वैल्यू मालूम कर लेंगे। जब सी डी का मान आपको पता चल जाए तो क्या करेंगे, आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार गुणे लंब बटा 2, तो आधार यहां पर 6 लिख देंगे और सी डी का मान लिख देंगे, सी डी जो भी निकालेंगे और अपॉन 2 करेंगे और ये आपका आंसर निकल जाएगा। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 से दिया हुआ है, इसमें भी आपको एक ही खंड करना है, जबकि प्रश्न इसमें 2 दिए हुए हैं, बीच में यहां पर देखिए अथवा लगा हुआ है। उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन बताइए जो घन से काटा गया है और जिसकी भुजा है 21 सेंटीमीटर, यानी कि घन की जो भुजा है वो 21 है और उससे क्या काटा गया है, शंकु काटा गया, वो भी बड़े से बड़ा शंकु बनाया गया है, तो उसका आयतन निकालना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब इस घन से, ये घन जैसे है, घन से जब हम शंकु बनाएंगे तो शंकु की जो हाइट होगी वो हाइट इसकी भुजा के बराबर हो जाएगी, यानी हम यहां पर शंकु की जो ऊंचाई लिखेंगे वो लिखेंगे 21 सेंटीमीटर और शंकु का जो डायमीटर होगा यानी कि जो व्यास होगा वो हो जाएगा इस साइड की भुजा के बराबर। तो यदि हम डायमीटर लिखेंगे तो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर इसका, लेकिन हमको त्रिज्या की जरूरत होती है तो त्रिज्या हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। अब शंकु के आयतन का जो फार्मूला होता है, शंकु के आयतन का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आयतन का फार्मूला होगा V = 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर पाई की जगह पे आप पाई का मान डाल सकते हैं, नहीं डालिए तो पाई लिख लीजिएगा। आर की जगह पे 21/2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे यानी 2 बार लिखेंगे और एच की जगह पे 21 लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे और आपका यहां से आंसर मालूम हो जाएगा। जो इसका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। देखिए प्रमेय है, ये जैसे कहा कि ये कोई वृत्त है, वृत्त के किसी चाप के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होता है, इस पे सवाल 2 आपने लगाए हैं इसी वीडियो में। तो ये मान लीजिए कोई ए बी चाप है, हमने इसको बना लिया है, जीवा भी यहां पर बना ली, इसके द्वारा जो अंतरित कोण है ये वाला, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। मतलब इनके कहने का मतलब इसके जो शेष भाग है, इस ए बी जो वृत्तखंड नीचे दिख रहा है ये वाला, इसके जो शेष भाग है उसमें यहां पर जो कोण बनेगा उसका दुगना कोण होता है, ये आपको यहां से बताना था। अब कैसे लगाएंगे, देखिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, इसको आप आराम से लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पर ट्रायंगल बना लिया है, यहाँ पर सी लिख दिया है, इसको हमने ओ लिख दिया है। अब इधर ट्रायंगल की हम बात करें तो ट्रायंगल हम बात करते हैं ए ओ सी में। ट्रायंगल कौन सा, ए ओ सी में। इसमें देखिए ये दोनों लाइनें बराबर हैं, तो जब दोनों लाइनें बराबर हैं तो दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। यहां पर इसको हम आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो इस दोनों कोणों का जो योग होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। तो ये आपको यहां से निकाल लेना है। फिर यही काम यहां भी कर लिएगा, त्रिभुज ओ बी सी में इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे यहां पर, तो इसमें देखिए ये भी दोनों लाइनें बराबर हैं, तो ये वाले दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों कोणों का योग भी इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं इस कोण का डबल ये वाला है
और इस कोण का डबल ये है। तो यदि पूरे कोण की बात करें तो इस कोण का पूरा कोण ये क्या हो जाएगा, दूना यानी कि डबल हो जाएगा। यही आपको यहां पर सिद्ध करना था। इस प्रश्न पत्र का लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, केवल एक प्रश्न पत्र हल कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करिएगा, सबसे पहले यहां पर आप मान लीजिएगा कि ये जो संख्या है वो संख्या है परिमेय। तो हम ये मान लेते हैं, माना कि ये एक संख्या क्या है, परिमेय है, जिसको आपने किसके बराबर बोल दिया, r बराबर बोल दिया है। r बराबर लिखा 2 + √2, ये लिख दिया। अब हम दोनों तरफ इसका वर्ग कर देते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो हो जाएगा r² और इधर बनेगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ये लिखेंगे r² बराबर 2 + √2 का होल स्क्वायर। इसको आप खोल लीजिएगा, फिर यहां पर आगे इसको, ये यहां पर एक नंबर आपको मिल जाएगा √2, और ये जो कि अपरिमेय संख्या है जो आपने यहां पर मानी है कि ये जो है अपरिमेय संख्या, क्योंकि पहले इसको परिमेय संख्या मानी है, आप इसको अपरिमेय संख्या में सिद्ध कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब एडी है, तो भुजा AB बराबर AC, ये आपको ये सिद्ध करना है। समबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब AD है, तो भुजा AB बराबर AC आपको ये सिद्ध करना है। फिर अगला है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, ये आपको दिखाना है। यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये, तो इसको आप यहां पर ऐसे कर लेंगे। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट करके हमको बताइएगा। धन्यवाद।